गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो। आज हमारा लॉ ऑफ टॉट्स का नेक्स्ट लेक्चर है जहां हम एक नए टॉपिक को शुरू करने वाले हैं जो कि है हमारा रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस का टॉपिक। ये टॉपिक से ना जो टेस्ट है रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस के या फिर जो केस लॉज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से केस लॉज काफ़ी पूछे जाते हैं और थोड़े अजीब नाम भी है यहाँ के इस टॉपिक के केस लॉज के। तो चलिए ये टॉपिक समझते हैं। हमारा बहुत ही डिटेल में इस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। तो देखो, टोर्ट में ना जब भी कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन का राइट इन रैम वॉयलेट करता है। राइट इन रैम, देखो दो तरह के राइट होते हैं, एक तो राइट इन रैम और एक होता है राइट इन पर्सोनम। राइट इन रैम किसी भी पर्सन को अब एक ऐसा राइट अवेलेबल होता है जो उसका राइट है वो उसके पास है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, ठीक है। और राइट इन पर्सोना मतलब एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट उसको वो राइट अवेलेबल है। तो जब भी टोर्ट में कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन का राइट इन रैम वोलेट करता है तो जो कि एक रॉन्गफुल एक्ट है और इसके लिए जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो एंडलेस है, ठीक है। लेकिन जो लॉ है उसको जो ये एक्सटेंट है कॉन्सिक्वेंसेस का या जो डैमेजेस है या फिर जो डिफेंडेंट है उसकी लायबिलिटी को फिक्स करना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारा टॉपिक है ये है रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, ठीक है। तो देखो कॉन्सिक्वेंसेस ना दो तरह के होते हैं। एक तो होता है रिमोट जिसको हम इनडायरेक्ट डैमेजेस भी बोलते हैं और एक होते हैं प्रोक्सीमेट डैमेजेस जिनको हम डायरेक्ट डैमेजेस भी बोलते हैं। अब कौन सा क्या प्रोक्सीमेट होता है क्या रिमोट डैमेजेस होता है, पहले इनको समझते हैं। देखो रिमोट डैमेजेस ना ऐसे डैमेजेस होते हैं, मान लो रॉन्गफुल डिफेंडेंट ने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया और उसका कॉन्सिक्वेंस ऐसा है कि कोई मतलब एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन, एक सामान्य समझदार आदमी ये सोच ही नहीं सकता कि इस जैसे एक्ट से भी इतना बड़ा कुछ हो सकता था, इतना बड़ा डैमेज भी हो सकता था इस एक्ट से। तो वो जो डैमेजेस होते हैं वो होते हैं रिमोट डैमेजेस, ठीक है, जो कि इनडायरेक्ट डैमेजेस होते हैं। दूसरे होते हैं प्रोक्सीमेट डैमेजेस। जो प्रोक्सीमेट डैमेजेस होते हैं ये इनको डायरेक्ट डैमेजेस भी बोला जाता है। ये डिफेंडेंट के रॉन्गफुल एक्ट की वजह से कॉन्सिक्वेंसेस अराइज होते हैं, डैमेजेस होते हैं किसी प्लेंटिफ को। और ये एक रीजनेबल आदमी सोच सकता है कि हाँ अगर आपने ये एक्ट किया तो इसकी वजह से ये डैमेज हो सकता है। तो वो डैमेज कहलाते हैं प्रोक्सीमेट डैमेजेस, जो आपको पता होने चाहिए। मतलब ऐसा कोई भी डैमेज जो डिफेंडेंट के रॉन्गफुल एक्ट से अराइज होता हो लेकिन कोई सामान्य आदमी ये सोच ही नहीं सकता था, मतलब फोर्सिबल ही नहीं था, ये सोच ही नहीं सकता था कि इस जैसे एक्ट से भी कुछ ऐसा इतना बड़ा डैमेज हो सकता है। तो वो थे रिमोट डैमेजेस। दूसरी तरफ जो ऐसा एक्ट जिसे ये सोचा जा सकता है कि ये एक्ट करने की वजह से ये डैमेजेस हो सकते हैं, तो वो डैमेजेस कहलाते हैं प्रोक्सीमेट डैमेजेस, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, इस एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। अब ये डिसाइड करना कि कौन सा डैमेज रिमोट है डैमेजेस है या कौन सा प्रोक्सीमेट डैमेजेस है, ठीक है। तो ये डिसाइड करेंगे हम एक एग्जांपल से। एग्जांपल क्या है, मान लो एक आदमी है जो एक भीड़ वाला एरिया है जहां पर एक आदमी तो साइकिल से जा रहा है और एक आदमी पैदल जा रहा है। और जो पैदल जाने वाला आदमी है उसके पास एक बैग है जिसमें एक बॉम्ब है, ठीक है। और जो आदमी साइकिल पे जा रहा है, जो साइकिलिस्ट है, उसकी टक्कर लग जाती है पैदल चलने वाले उस आदमी से जिसके पास बैग में एक बॉम्ब है, ठीक है। और जैसे ही साइकिलिस्ट की उस आदमी से टक्कर लगती है और वो बॉम्ब क्या होता है, एक्सप्लोड हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों की डेथ हो जाती है। मान लो 4 औरतों की 2 बच्चों की डेथ हो गई है। और जो आसपास का मतलब एरिया की दीवारें थी वो भी मतलब हिल जाती है, जिसकी वजह से आसपास के एरिया में आग भी लग जाती है, कुछ और लोगों की भी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये जो डिफेंडेंट है, जो साइकिलिस्ट है जिसने टक्कर मारी है पैदल चलने वाले आदमी को, जो पेडेस्ट्रियन है जिसको टक्कर मारी है, मतलब क्या वो लायबल होगा इन सारे कॉन्सिक्वेंसेस के लिए? तो इसका जवाब है नहीं।
क्योंकि जो नुकसान हुआ है वो इतना ज्यादा है, इतना रिमोट है कि कोई भी रीजनेबल आदमी, कोई भी सामान्य आदमी ये सोच ही नहीं सकता कि एक साइकिलिस्ट के टक्कर मारने से भी इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये कहा गया कि जो रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस है, अगर ये प्रोक्सीमेट है जो डिफेंडेंट के द्वारा किया गया है, तो इसके लिए डिफेंडेंट की लाइबिलिटी फिक्स नहीं की जा सकती है। तो रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस के लिए डिफेंडेंट की लाइबिलिटी फिक्स नहीं की जा सकती है। वहीं अगर प्रॉक्सिमेट डैमेजेस है तो उसके लिए लाइबिलिटी फिक्स की जा सकती है। अब जो प्रॉक्सिमेट डैमेजेस है उसके लिए भी हम एक केस लो समझेंगे, लेकिन पहले हम ये सारी चीजें नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉक्सिमेट डैमेजेस से रिलेटेड जो एक केस है उसको समझते हैं, उसके फैक्ट्स को समझते हैं, तब जाकर आपको प्रॉक्सिमेट डैमेजेस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ये कुछ चीजें हम लिखते हैं इसके बारे में। No person can be made liable for endless consequences which is known as ad infinitum। ये वर्ड एमर्जिनेट हुआ है इनफाइनाइट से। ठीक है, अब देखो कॉन्सिक्वेंसेस दो तरह के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो होता है रिमोट और एक होते हैं प्रॉक्सिमेट। तो चलिए लिखते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस आर ऑफ टू टाइप। पहला है रिमोट डैमेजेस, जिसको इनडायरेक्ट डैमेजेस भी बोला जाता है। ठीक है, दूसरा है इट मे नॉट बी टू रिमोट, इट मे बी नॉट टू रिमोट, यानी कि प्रॉक्सिमेट डैमेजेस। और इनका एक और नाम है, दैट इज डायरेक्ट डैमेजेस। डायरेक्ट क्यों है? क्योंकि ये रोंगफुल, जो डिफेंडेंट का रोंगफुल एक्ट है उसी से डायरेक्टली अराइज होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे दो कॉन्सिक्वेंसेस। चलिए इनके बारे में हम कुछ बातें लिखते हैं। रिमोट में लिखते हैं, अ डिफेंडेंट इज ओनली लाइबल for the harm caused by their actions if that harm was foreseeable। foreseeable मतलब सोचा जा सकता है कि नियर फ्यूचर में ये हो सकता है। foreseeable at the time of wrongdoing। if the harm suffered by the plaintiff was too remote और अनफोर्सिबल मतलब सोचे ही नहीं जा सकते कि ये भी हो सकता है इस चीज से, तो डिफेंडेंट कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट।
cannot be held responsible for it। ठीक है। दूसरी तरफ जो हमारे डैमेजेस हैं वो है प्रॉक्सिमेट डैमेजेस, जिसके बारे में हम बात करेंगे। इफ ड्यू टू wrongful act of defendant, the consequences arises then the defendant will be liable। सो अब लिखते हैं प्रॉक्सिमेट डैमेजेस कौन से होते हैं। प्रॉक्सिमेट डैमेजेस आर डैमेजेस, प्रॉक्सिमेट are damages that are so connected to the cause of action that the law considers the person responsible for the cause of action to also be responsible for the damages। ठीक है। नेक्स्ट हम ने जो एग्जाम्पल बात की है वो एग्जाम्पल भी हम लिख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रिमोट डैमेजेस, ताकि आप जब पढ़ें तब आपको याद रहे कि कौन से डैमेजेस रिमोट होंगे और कौन से प्रॉक्सिमेट होंगे। अ साइक्लिस्ट hits a pedestrian, pedestrian मतलब पैदल चलने वाला, who was carrying a bomb in his bag। The pedestrian knocked down due to collision with cyclist, and its consequences is that bomb exploded and due to it some persons going on road died and several other injured, and fire set up due to explode
ड्यू टू एक्सप्लोजन causing damage to property. तो यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है, कैन साइकिलिस्ट बी हेल्ड liable for all these consequences? ठीक है, तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि डैमेजेस क्या है, टू रिमोट डैमेजेस है, बिकॉज डैमेजेस आर रिमोट डैमेजेस, बिकॉज दीज आर टू रिमोट डैमेजेस, मतलब इनडायरेक्ट डैमेजेस है। कोई सोच ही नहीं सकता था कि एक साइकिलिस्ट की टक्कर मारने से भी इतना बड़ा हादसा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉक्सिमेट डैमेजेस से रिलेटेड जो एग्जांपल है हमारा। तो एक केस लो है, उस केस लो के फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगी। केस रिलेटेड टू प्रॉक्सिमेट डैमेजेस। क्या है वो केस? स्कॉट वर्सेस शिफर्ड का केस है। सेवनटीन 1773 का ये केस लो है। तो इस केस के फैक्ट्स क्या है? देखो, एक पर्सन है, मान लो ए है, एक पर्सन जिसके पास एक लाइटेड स्क्विब था, जिसके अंदर मान लो कुछ एसिड वगैरह था या कुछ भी था। उस वो क्या करता है, एक भीड़ वाले इलाके में जाता है, एरिया में जाता है, और वो लाइटेड स्क्विब ना ऐसे उछाल देता है, और वो बी के ऊपर उछाल देता है, और बी अपने आप को बचाने के लिए उस लाइटेड स्क्विब को सी की तरफ उछाल देता है, और सी अपने आप को बचाने के लिए डी की तरफ उछाल देता है, जिसकी वजह से डी है वो जल जाता है। ठीक है, तो और ये जो बर्न होते हैं ना, ये उस लाइटेड स्क्विब की वजह से हो। तो क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि जिस पर्सन ने जो लाइटेड स्क्विब उछाला था, क्या वो लाइबल माना जाएगा इसके लिए जो डैमेजेस हुए हैं डी पर्सन को? ये जो क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सिक्वेंसेज अराइज हुए हैं, तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सिक्वेंसेज अराइज हुए हैं ये डिफेंडेंट के रॉन्गफुल एक्ट की वजह से हुए, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं ये जो लाइटेड स्क्विब है इसको उछालूंगा तो भीड़ में वो किसी ना किसी के ऊपर तो गिरेगा और वो जलेगा। ठीक है, उसको बर्न इंजरीज होंगी, तो इसके लिए लाइबल माना गया डिफेंडेंट को, और कोर्ट ने उसकी लाइबिलिटी फिक्स भी की। ठीक है, तो ये था क्योंकि डैमेजेस ऐसे थे कि उसको पता था कि अगर मैंने ये रॉन्गफुल एक्ट किया, लाइटेड स्क्विब को ऊपर उछाला, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे वो सोच सकता था। एक सामान्य आदमी भी, एक समझदार आदमी भी सोच सकता था कि अगर मान लो ऐसी कोई चीज उछाली जाएगी तो कोई ना कोई तो उससे जलेगा ही। ठीक है, तो ये फोर्सिबल थे इसके कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये था, ये डैमेज थे प्रॉक्सिमेट डैमेजेस, यानी डायरेक्ट उसके रॉन्गफुल एक्ट से वो कॉन्सिक्वेंसेस अराइज हुए हैं। ठीक है, तो चलिए इस एक्ट के सॉरी इस जो स्कॉट वर्सेस सीफर्ड है इसके फैक्ट्स लिखते हैं, उसके बाद इसमें क्या हेल्ड हुआ वो लिखेंगे। तो एक्स थ्रू अ लाइटेड स्क्विब into a crowd which fall on A and A, in order to save himself, again threw it on B, and B, in order to save himself, again threw it on C, and C got injured
एंड बर्न। ठीक है, तो ये क्या हेल्ड हुआ इस केस के अंदर, एक्स को लाइबल माना गया फॉर इंजरीज टू सी, बिकॉज हिज एक्ट consequences are proximate to the damage। proximate to the damage। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लाइबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए दो टेस्ट दिए गए हैं। कौन कौन से वो टेस्ट है और क्या है वो टेस्ट, तो दो टेस्ट है जिसमें पहला टेस्ट है टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट। ये दोनों टेस्ट ये डिटरमाइन करेंगे कि कौन डैमेज रिमोट है या प्रॉक्सिमेट है। तो पहला टेस्ट है टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट, दूसरा टेस्ट है टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस। चलिए इनके बारे में ये लिखते हैं, उसके बारे में समझते हैं कि दोनों टेस्ट क्या कहते हैं। टेस्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी, और ये दोनों टेस्ट काफी पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो आपको ये दोनों टेस्ट याद रखने हैं। स्पेशली जो टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट है ये काफी पूछा जाता है। देयर आर टू मेन टेस्ट्स to determine whether the damage is remote or not। पहला है द टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट, ठीक है। दूसरा टेस्ट है द टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस। ये दोनों ही टेस्ट ना बिल्कुल अपोजिट बात करते हैं एक दूसरे से, एक साउथ पोल है तो दूसरा नॉर्थ पोल है, ठीक है, बहुत ही अपोजिट बात करते हैं। तो चलिए समझते हैं क्या है ये दोनों टेस्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट की। देखो टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट ये कहता है कि अगर जो मान लो डिफेंडेंट का रॉन्गफुल एक्ट है, उसने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो फोरसीन थे, वो मतलब कोई भी आदमी ये सोच सकता था, रीजनेबल मैन ये सोच सकता था कि अगर डिफेंडेंट ये रॉन्गफुल एक्ट करता है तो इससे ये कॉन्सिक्वेंसेस अराइज होंगे, ठीक है। तो वो जो डैमेजेस हैं वो कैसे होंगे, रिमोट डैमेजेस होंगे, तो लाइबिलिटी क्या होगी, फिक्स की जाएगी, ठीक है। दूसरा ये कहता है कि दूसरी तरफ अगर एक रीजनेबल आदमी ये सोच ही नहीं सकता कि इस रॉन्गफुल एक्ट से ये कॉन्सिक्वेंसेस भी अराइज हो सकते हैं, तो वो क्या होंगे, ज्यादा रिमोट होंगे, वो रिमोट डैमेजेस होंगे जिसके लिए लाइबिलिटी फिक्स नहीं की जाएगी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड दो केस लॉज है हमारे पास, एक तो है रिग्बे वर्सेस हेविट और 1850 का केस है, और एक है ग्रीनलैंड वर्सेस चैपलिन का केस है 1850 का। दोनों ही केसेस के अंदर यही हेल्ड किया गया था जो मैंने आपको अभी बताया है। दूसरा है हमारा टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस का केस, जो बिल्कुल ही अपोजिट बात करता है इसके। टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस ये कहता है कि एक पर्सन ना अपने सारे रॉन्गफुल एक्ट से जो कॉन्सिक्वेंसेस अराइज होते हैं उनके लिए लाइबल होगा। ये कोई मायने नहीं रखता कि वो जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो रीजनेबल मैन सोच भी सकता था कि ये हो सकता है, या नहीं सोच सकता था कि ये पता नहीं होगा, या ये इससे हो भी सकता है। मतलब अगर डिफेंडेंट ने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया और उससे कोई डैमेजेस हुए हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रीजनेबल आदमी ये सोच सकता था कि हाँ इस रॉन्गफुल एक्ट से तो ये डैमेजेस हो सकते हैं, या फिर ये सोच सकता था कि पता नहीं इस रॉन्गफुल एक्ट से ये डैमेजेस हो सकते भी थे,
ठीक है। तो चाहे कोई भी बात हो, अगर उसके रॉन्गफुल एक्ट से कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस अराइज हुआ है तो उसके लिए लाइबल होगा। ठीक है, तो ये बोली गई थी इसके टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस के अंदर। ठीक है, तो चलिए इन दोनों के बारे में लिखते हैं, उसके बाद हम टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट केस लॉ को डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला टेस्ट है टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट। अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट, if the consequences of a wrongful act could have been foreseen by a reasonable man, these are not too remote। यानी वो कैसे होंगे, प्रोक्सीमेट डैमेजेस होंगे। दूसरी तरफ, एंड इफ ऑन द अदर हैंड a reasonable man could not have foreseen the consequences, then these damages are too remote damages, they are too remote। ठीक है, और इन्हीं डैमेजेस के अकॉर्डिंग फिर डिफेंडेंट की लायबिलिटी फिक्स की जाएगी। तो इससे रिलेटेड हमारे दो केस लॉज है, जिसमें पहला केस है रिग्बे वर्सेस हेविट का केस 1850, एंड सेकंड केस है हमारा ग्रीनलैंड वर्सेस चैपलिन का केस, ये भी 1850 का ही केस लो है। ठीक है, अब बात करते हैं हम टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस की। क्या कहता है टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस? दिस टेस्ट इज अपोजिट to the test of reasonable foresight। ठीक है, बात करते हैं क्या कहता है ये टेस्ट। सो अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट, a person is liable for all the direct consequences of his wrongful act whether he could have foreseen them or not। because the consequences which directly follow a wrongful act
आर कंसिडर्ड टू बी प्रॉक्सिमेट। और प्रॉक्सिमेट डैमेजेस में क्या है, लायबिलिटी फिक्स की जाती है। ठीक है, सो इससे रिलेटेड हमारा एक केस लो है, टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस से रिलेटेड। वो केस है हमारा स्मिथ वर्सेस लंदन एंड साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी 1870। तो ये केस है हमारा टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस से रिलेटेड। इस केस के अंदर क्या हुआ था ये हम कल के लेक्चर में बात करेंगे। आज का लेक्चर का हमारा टाइम पूरा हो चुका है। मैं उम्मीद करूंगी कि जो आपको रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस है ये पूरा समझ में आ रहा है। कल के लेक्चर में हम सिर्फ केस लॉज को डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट केस लॉज है जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं। कल के लेक्चर में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जहां हम केस लॉज डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके किया हुआ है आपने सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी प्रेस किया हुआ है। बस आपको करना यह है कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आपको कमेंट ज़रूर करना है। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में।